बच्चों, तिवारी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 के गणित विषय के लिए अध्याय 3 जो कि संख्याओं के साथ खेलना है, इसकी प्रश्नावली 3.5 करेंगे। तो बच्चों, करते हैं शुरुआत प्रश्न संख्या 1 से। इस प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो यहाँ पर हमने सत्य कथन कौन से हैं यह बताना है। भाग ए करते हैं। इसमें कहा गया है, यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो वह 9 से भी विभाज्य होती है। बच्चों, यहाँ पर उदाहरण के लिए हम 141 इस संख्या को ले लेते हैं और हम जानते हैं कि 141 यह संख्या 3 से विभाज्य है। 141 को 3 से भाग दें तो ये भागफल हमें 47 मिलता है। लेकिन बच्चों, 141 को अगर हम 9 से भाग दें तो हमें पूर्ण संख्या नहीं मिलती। तो हम कह सकते हैं कि 141 3 से तो विभाज्य है, परंतु वह 9 से विभाज्य नहीं है। तो कथन यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो वह 9 से भी विभाज्य होती है, यह कथन गलत है, असत्य है। भाग बी, यदि एक संख्या 9 से विभाज्य है तो वह 3 से भी अवश्य विभाज्य होगी। बच्चों, हम जानते हैं कि यदि कोई संख्या एक संख्या से विभाज्य है तो वह संख्या इस संख्या के प्रत्येक गुणनखंड से भी विभाजित होगी। उदाहरण के लिए, यदि कोई संख्या x है, ये संख्या x अगर y से विभाज्य है और अगर y के गुणनखंड मान लेते हैं कि a, b और c हैं, तो संख्या x a से भी विभाज्य होगी, b से भी विभाज्य होगी और c से भी विभाज्य होगी। तो संख्या x y के प्रत्येक गुणनखंड से विभाज्य होगी। संख्या अगर 9 से विभाज्य है, 9 के गुणनखंड 3 है, तो यह संख्या 3 से भी अवश्य विभाज्य होगी। यह कथन सत्य है। भाग सी में कहा गया है कि एक संख्या 18 से भी विभाज्य होती है यदि वह 3 और 6 दोनों से विभाज्य हो। क्योंकि बच्चों, 18 बराबर 3 गुणा 6, यदि संख्या 3 और 6 दोनों से विभाज्य है तो वह 18 से भी विभाज्य होगी। तो यह कथन सत्य है। क्योंकि यदि कोई संख्या एक संख्या से विभाज्य है तो वह संख्या इस संख्या के प्रत्येक गुणनखंड से भी विभाज्य होगी। क्योंकि 18 के गुणनखंड 3 और 6 हैं, संख्या 18 से विभाज्य है, तो यह 18 के गुणनखंड 3 और 6 दोनों से विभाजित होगी। तो कथन सी सत्य हुआ। भाग डी, यदि एक संख्या 9 और 10 दोनों से विभाज्य हो तो वह 90 से भी विभाज्य होगी। बच्चों, यहाँ पर 9 और 10 दोनों संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं हैं। क्योंकि 9 के गुणनखंड 1, 3 और 9 होते हैं और 10 के गुणनखंड 1, 2 और 5 होते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि 9 और 10 के सार गुणनखंड 1 है। तो सार गुणनखंड केवल 1 होने के कारण 9 और 10 दोनों ये संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं होंगी। और हम जानते हैं कि यदि कोई संख्या दो सह अभाज्य संख्याओं से विभाज्य हो जाए तो वह उनके गुणनफल से भी विभाज्य होती है। तो यहाँ पर 9 और 10 दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। क्योंकि संख्या 9 और 10 दोनों से विभाज्य हो जाती है तो वह उनके गुणनफल 9 गुणा 10 जो कि 90 है उससे भी विभाज्य होगी। तो यह संख्या 90 से विभाज्य होगी। तो भाग डी का कथन सत्य है। भाग ई, यदि दो संख्याएं सह अभाज्य हों तो इनमें कम से कम एक अवश्य ही अभाज्य संख्या होगी। तो बच्चों, इसके लिए हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं। जैसे दो संख्याएं हम मान लेते हैं कि 5 और 34 हैं। बच्चों, 5 के गुणनखंड 1 और 5 होते हैं और 34 के गुणनखंड 1, 2, 17 और 34 होते हैं।
तो हम 5 और 34 के सार गुणनखंड कह सकते हैं कि 1 होगा। क्योंकि सार गुणनखंड केवल 1 है तो हम कहेंगे कि 5 और 34 सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब हम बच्चों यहां पर कह सकते हैं कि 5 क्योंकि अभाज्य संख्या है और 34 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 34 के गुणनखंड 1, 2, 17 और 34 हैं। 5 के गुणनखंड 1, 5 है। 5 अभाज्य संख्या है और 34 अभाज्य संख्या नहीं है। तो यहाँ पर कथन जो दिया गया है, यदि दो संख्याएं सह अभाज्य हों तो इनमें कम से कम एक अवश्य ही अभाज्य संख्या होगी। तो अभी तो ये कथन सत्य लग रहा है, लेकिन यहाँ कहा गया है अवश्य ही अभाज्य संख्या होगी। तो इसके लिए हम दोनों सह अभाज्य संख्याओं के रूप में उदाहरण के तौर पर 5 और 7 ले लेते हैं। अब बच्चों 5 के गुणनखंड 1 और 5 होते हैं, 7 के गुणनखंड 1 और 7 होते हैं। तो इनके 5 और 7 के सार गुणनखंड केवल 1 होगा। तो 5 और 7 दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5 अभाज्य संख्या है और 7 भी अभाज्य संख्या है। तो यदि दो संख्याएं सह अभाज्य हों तो इनमें से कम एक अवश्य ही अभाज्य संख्या होगी। ये कथन असत्य हुआ। भाग F, 4 से विभाज्य सभी संख्याएं 8 से भी अवश्य विभाज्य होनी चाहिए। बच्चों इसके लिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं। 44। बच्चों 44 4 से तो विभाज्य है। हम जानते हैं कि 44 को 4 से भाग करें तो भागफल 11 आता है। लेकिन 44 को अगर हम 8 से भाग करें तो भागफल हमें पूर्ण संख्या नहीं मिलती। तो 44 8 से विभाज्य नहीं है। तो 4 से विभाज्य सभी संख्याएं 8 से भी अवश्य विभाज्य होनी चाहिए। यह कथन असत्य है। भाग जी, 8 से विभाज्य सभी संख्याएं 4 से भी विभाज्य होनी चाहिए। तो बच्चों क्योंकि हम जानते हैं यदि कोई संख्या एक संख्या से विभाज्य है तो वह संख्या इस संख्या के प्रत्येक गुणनखंड से भी विभाज्य होगी। क्योंकि बच्चों 8 के गुणनखंड 4 है, तो जो संख्या 8 से विभाज्य है वह संख्या 4 से भी विभाज्य होगी, क्योंकि 4 8 का एक गुणनखंड है। तो यह कथन सत्य होगा। भाग H, यदि कोई संख्या दो संख्याओं को अलग अलग पूरा विभाजित करती है तो वह उनके योग को भी पूरा पूरा विभाजित करेगी। बच्चों इससे संबंधित नियम यह है, यदि दी हुई दो संख्याएं किसी संख्या से विभाज्य हो तो इन संख्याओं का योग या अंतर भी उस संख्या से विभाज्य होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है, x और y ऐसी दो संख्याएं हैं जो कि दोनों a से विभाज्य हैं, यानी कि x a से विभाज्य है और y भी a से विभाज्य है। तो x और y का योग x धन y या x और y का अंतर x घटा y दोनों a से विभाज्य होंगे। उदाहरण के लिए बच्चों 45 को अगर 5 से भाग करें तो भागफल 9 मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि 45 5 से विभाज्य है। इसी तरह से 55 5 से विभाज्य है। 55 को 5 से भाग करें तो भागफल 11 मिलता है। अगर हम 45 और 55 के योग को 5 से भाग करें तो 45 धन 55 100 होता है। 100 5 से विभाज्य है। तो यदि कोई संख्या दो संख्याओं को अलग अलग पूरा विभाजित करती है तो वह उनके योग को भी पूरा पूरा विभाजित करेगी। यह कथन सत्य है। अगला भाग, अंतिम भाग आई, यदि कोई संख्या दो संख्याओं के योग को पूरी तरह विभाजित करती है तो वह उन दोनों संख्याओं को अलग अलग भी विभाजित करेगी। बच्चों इसके लिए हम उदाहरण के तौर पर संख्या 100 को ले लेते हैं। 100 संख्या 100 5 से विभाज्य है और हम जानते हैं कि 81 धन 19
100 होता है। अब उपरोक्त कथन के अनुसार यदि कोई संख्या दो संख्याओं के योग को पूरा पूरा विभाजित करती है तो दो संख्याओं का योग यहाँ पर 81 धन 19 बराबर 100 है और संख्या 100 5 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है तो वह उन दोनों संख्याओं को अलग अलग भी विभाजित करेगी। तो इस कथन के अनुसार 81 5 से विभाज्य होना चाहिए और 19 5 से विभाज्य होना चाहिए, परंतु ना तो 81 5 से विभाज्य है और ना ही 19 5 से विभाज्य है, तो ये कथन असत्य हुआ। तो बच्चों इस प्रश्न में सत्य कथन पूछे गए थे, तो सत्य कथन भाग बी का होगा, भाग सी का सत्य कथन होगा, भाग डी सत्य कथन होगा, भाग जी का कथन सत्य होगा, भाग एच का कथन सत्य होगा। प्रश्न 2 करते हैं। अब यहाँ 60 के लिए दो भिन्न भिन्न गुणनखंड वृक्ष दिए गए हैं, इनमें अज्ञात संख्याएं लिखिए। बच्चों भाग ए में हम गुणनखंड वृक्ष देख पा रहे हैं। संख्या 60 दी गई है क्योंकि 60 बराबर 6 गुणा 10 होता है, तो यहाँ पर 60 के लिए 6 और 10 यहाँ पर दर्शाया गया है। अब क्योंकि 6 बराबर 2 गुणा 3 होता है तो यहाँ पर 3 आएगा और बच्चों 10 बराबर 5 गुणा 2 होता है तो यहाँ पर 2 आएगा। तो ये पूरा वृक्ष इस तरह से तैयार होगा। 60 बराबर 6 गुणा 10 और 6 बराबर 2 गुणा 3 और 10 बराबर 5 गुणा 2। तो इस तरह से ये गुणनखंड वृक्ष पूरा हो जाता है। 6 बराबर 2 गुणा 3, 2 और 3 अभाज्य संख्याएं हैं। 10 बराबर 5 गुणा 2, 5 और 2 अभाज्य संख्याएं हैं। भाग बी 60 बराबर 30 गुणा 2 होता है तो यहाँ पर 2 आएगा और 30 बराबर 10 गुणा 3 तो यहाँ पर 3 आएगा और 10 बराबर 5 गुणा 2 तो यहाँ 5 और 2 आएंगे। तो इस तरह से ये वृक्ष पूरा हो जाता है। तो 60 में इस वृक्ष को पूरा करने के लिए 30 यहाँ पर पहले से दिया हुआ है और यहाँ पर 2 आएगा। 60 बराबर 30 गुणा 2 और 30 के वृक्ष को पूरा करने के लिए 10 पहले से है। 30 बराबर 10 गुणा 3, यहाँ 3 आएगा। अब 10 के वृक्ष को पूरा करने के लिए 10 बराबर 5 गुणा 2 तो यहाँ पर 5 और 2 आएंगे। तो बच्चों यहाँ पर अंतिम अंक अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, अंतिम संख्याएं अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। तो अंतिम संख्याएं यहाँ पर 5 2 3 हैं। प्रश्न 3, एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। तो बच्चों यहाँ पर एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लेते हैं कि संख्या 24 है, 24 के हमने अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो 24 के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम इस संख्या को पहली अभाज्य संख्या 2 से भाग करेंगे, भागफल 12 आता है। फिर 2 से भाग करेंगे, भागफल 6 आता है। 2 से फिर भाग करेंगे, भागफल 3 आता है। तो पहली अभाज्य संख्या से भाग करते रहेंगे जब तक वह संख्या पहली अभाज्य संख्या से विभाज्य ना हो। अब हम अगली अभाज्य संख्या 3 से भाग करेंगे तो 3 भाग 3 1 आ जाता है। यहां पर हम इस प्रक्रिया को रोकेंगे। तो 24 के अभाज्य गुणनखंड 2 2 2 और 3 होंगे। 24 के अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 होंगे। तो 24 को हम इस तरह से अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो बच्चों एक भाज्य संख्या के 24 यहाँ पर भाज्य संख्या थी, अभाज्य गुणनखंड में किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो 1 को सम्मिलित किया नहीं जाता।
एक को हम सम्मिलित नहीं करते क्योंकि एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। प्रश्न 4, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। बच्चों, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, हमने 4 अंक लेने हैं, सबसे बड़ा अंक 9 होता है, तो हम कह सकते हैं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 होगी। अब हम 9999 को कह सकते हैं कि ये 3 गुणा 3333 होगा। अब 3 एक अभाज्य संख्या है और 3333 को हम आगे लिख सकते हैं 3 गुणा 1111। अब बच्चों 1111 को हम आगे लिख सकते हैं 101 गुणा 11, और 101 और 11 दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं। तो हम कह सकते हैं कि 9999 जो कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 3 गुणा 11 गुणा 101 होंगे। प्रश्न 5, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो बच्चों 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, क्योंकि सबसे छोटा अंक 0 होता है, अब हम इकाई अंक 0 ले सकते हैं, दहाई अंक 0, सैकड़ा अंक 0 ले सकते हैं, 1000 वाला अंक 0 ले सकते हैं, लेकिन 10,000 वाला अंक 0 नहीं लेंगे, इसको हम 1 लेंगे, क्योंकि अगर इसको 0 ले लिया तो संख्या ही नहीं बनेगी। तो 5 अंकों की संख्या नहीं बनेगी अगर हमने सबसे बाई का अंक या 10,000 वाला अंक 0 ले ली। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000 होगी। अब हमने 10,000 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, क्योंकि बच्चों हम 10,000 को लिख सकते हैं 2 गुणा 5,000, 2 अभाज्य संख्या है और 5,000 भाज्य संख्या। तो 10,000 को आगे हम लिख सकते हैं 2 गुणा, और 5,000 को हम कह सकते हैं 2 गुणा 2,500। यहाँ पर 2500 अभाज्य संख्या है, 2500 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 1,250। 1,250 एक भाज्य संख्या है, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 625। 625 एक भाज्य संख्या है, इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणा 125। 125 एक भाज्य संख्या है, इसको हम 5 गुणा 25 लिख सकते हैं। 25 एक भाज्य संख्या है, इसको हम 5 गुणा 5 लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने गुणनखंड वृक्ष बनाया हुआ है। 10,000 को 2 गुणा 5,000 लिख सकते हैं और 5,000 को 2 गुणा 2500 लिख सकते हैं। 2500 को आगे 2 गुणा 1250 लिख सकते हैं, 1250 को 2 गुणा 625 लिख सकते हैं और 625 को 5 गुणा 125 और 125 को 5 गुणा 25, 25 को 5 गुणा 5। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या 10,000 होगी और 10,000 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 होंगे। प्रश्न 6, 1729 के सभी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए और उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब 2 क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में यदि कोई संबंध है तो लिखिए। तो पहले बच्चों यहाँ पर 1729 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 1729 को हमने सबसे पहले भाग करना होगा अभाज्य संख्या से, और अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इस तरह से आने वाली सभी संख्याएं होती हैं। तो पहली अभाज्य संख्या 2 है, 2 से ये 1729 विभाजित नहीं होता, 3 से 1729 विभाज्य नहीं है, 5 से भी नहीं है, 7 से ये विभाज्य है। तो 7 से 1729 को अगर भाग करें
तो ये आ जाता है 247। अब बच्चों 247 11 से विभाज्य नहीं है, 13 से विभाज्य है। अगर 247 को 13 से विभाजित करें, 247 को 13 से भाग दें, तो ये आ जाता है 19। अब 19 को विभाजित करेंगे, भाग करेंगे 19 से, तो 1 आ जाता है। तो 1729 के अभाज्य गुणनखंड 7, 13 और 19 होंगे। 1729 को लिख सकते हैं 7 गुणा 13 गुणा 19। आरोही क्रम का मतलब यह है कि हमने इसको इस तरह से लिखना है अंकों के बढ़ते हुए क्रम में। तो 1729 7 गुणा 13 गुणा 19 होगा, ये इसका आरोही क्रम होगा। अब हमें पूछा गया है कि दो क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में यदि कोई संबंध है तो लिखिए। बच्चों यहां पर हम देख पा रहे हैं कि अगर 13 को घटाएं 7 से तो ये हमें 6 मिलता है, और अगर 19 को 13 से घटाएं तब भी यह 6 मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि दो क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों का अंतर 6 है। प्रश्न 7, तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाजित होता है। इस कथन को कुछ उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाजित होता है। इस कथन को सत्यापित करना है। तो तीन क्रमागत संख्याएं ये 2, 3, 4 हो सकती हैं, 3, 4, 5 हो सकती हैं, 4, 5, 6 हो सकती हैं, 5, 6, 7 हो सकती हैं। इसी तरह से हम और भी संख्या ले सकते हैं। तो 2, 3 और 4 को अगर हम गुणा करें तो ये गुणनफल हमें 24 मिलता है। 3, 4, 5 को गुणा करें, गुणनफल के रूप में हमें 60 मिलता है। 4, 5 और 6 को गुणा करें तो गुणनफल 120 आता है। 6, 7 और 8 को गुणा करें तो ये गुणनफल 6 और 8 48 गुणा 7 मिलता है, जो कि 288 होता है। इसी तरह से हम 8, 9 और 10 को गुणा करें तो ये हमें 720 मिलता है। तो बच्चों यहां हम देख रहे हैं कि पहला गुणनफल जो कि 24 है, 24 6 से विभाज्य है। 60 दूसरा गुणनफल 60 6 से विभाज्य है। तीसरा गुणनफल 120 6 से विभाज्य है। चतुर्थ गुणनफल 288 6 से विभाज्य है। और यहाँ पर उदाहरण के तौर पर गुणनफल 720 6 से विभाज्य है। तो तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाजित होता है, यह कथन सत्य है। ये हमने कुछ उदाहरण से यहाँ पर स्पष्ट किया। बच्चों इसका कारण यह है क्योंकि अगर हम तीन क्रमागत संख्याओं को देखें, अगर हम 2, 3, 4 में देखें तो इसमें दो सम संख्या है, एक विषम संख्या है। 3, 4, 5 में देखें, इसमें दो विषम संख्या है, एक सम संख्या है। 4, 5, 6 में दो सम संख्या, एक विषम। 6, 7, 8 में दो सम संख्या, एक विषम। 8, 9, 10 में दो सम संख्या, एक विषम। कहने का मतलब यह है कि तीन क्रमागत संख्याओं में कम से कम एक सम संख्या या ज्यादा से ज्यादा दो सम संख्याएं अवश्य होंगी। तो दो सम संख्याएं हो सकती हैं, एक विषम संख्या होगी, या दो विषम संख्याएं हो सकती हैं, एक सम संख्या होगी। और उनमें एक संख्या 3 का गुणज अवश्य ही होगी। जैसे पहले उदाहरण में हम देखें 2, 3 और 4, 3 का गुणज है। दूसरी संख्या में भी 3 आया हुआ है। तीसरी संख्या में 6 आया हुआ है, 6 3 का गुणज है। चौथी उदाहरण में 6 आया हुआ है, 6 3 का गुणज है। और यहाँ पर अंतिम उदाहरण में 9 आया हुआ है, तो 9 भी 3 का गुणज है। तो एक सम संख्या या दो सम संख्या, एक विषम संख्या या दो विषम संख्या, इस तरह से
ये संख्याएं होंगी। संख्याओं का गुणनफल 6 से हमेशा विभाजित होगा, क्योंकि 3 क्रमागत संख्याओं में कम से कम एक संख्या सम संख्या अवश्य होगी और दूसरी एक संख्या एक ऐसी होगी जो 3 का गुणज होगी। सम संख्या 2 का गुणज होती है और एक संख्या निश्चित तौर पर 3 का गुणज होगी। तो 2 गुणा 3 6 होता है और निश्चित तौर पर वह संख्या 3 क्रमागत संख्याओं का जो गुणनफल होगा वह सदैव 6 से विभाजित होगा। प्रश्न 8, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 से विभाजित होता है। कुछ उदाहरण लेकर इस कथन का सत्यापन कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर 2 क्रमागत विषम संख्याएं ले लेते हैं, जैसे कि 3 और 5। 3 और 5 का योगफल 8 होता है और संख्या 8 हम जानते हैं कि 4 से विभाजित है। दूसरा उदाहरण 2 क्रमागत विषम संख्याओं के रूप में 5 और 7 ले लेते हैं। 5 और 7 12 होता है और 12 4 से विभाजित होता है। 7 और 9 का योगफल 16 होता है। 16 भी 4 से विभाजित होता है। इसी तरह से 9 और 11 इन दोनों विषम संख्याओं का योगफल 20 है और 20 भी 4 से विभाजित है। तो 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 से विभाजित होता है। तो इसको हमने कुछ उदाहरण लेकर इस कथन का हमने सत्यापन किया। प्रश्न 9, निम्न में से किन व्यंजकों में अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं? बच्चों भाग ए में 24 के गुणनखंड किए गए हैं। 24 को लिखा गया है 2 गुणा 3 गुणा 4, क्योंकि बच्चों 4 एक भाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो भाग ए में अभाज्य गुणनखंड नहीं है। भाग बी में 56 को लिखा गया है 7 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 2 और 7 ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, तो 56 के यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं। भाग सी में 70 को लिखा गया है 2 गुणा 5 गुणा 7। बच्चों 2, 5 और 7 अभाज्य संख्याएं हैं, तो 70 के यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं। भाग डी इसमें 54 को लिखा गया है 2 गुणा 3 गुणा 9। बच्चों 9 एक भाज्य संख्या है, 9 को हम 3 गुणा 3 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि 54 के अभाज्य गुणनखंड नहीं किए गए हैं। प्रश्न 10, बिना भाग किए ज्ञात कीजिए कि क्या 25,110 संख्या 45 से विभाज्य है? बच्चों यहाँ पर हम 45 को लिख सकते हैं 5 गुणा 9 और हम जानते हैं कि 5 और 9 दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं और हम जानते हैं कि यदि कोई संख्या दो सह अभाज्य संख्याओं से विभाज्य हो जाए तो वह संख्या उनके गुणनफल से भी विभाजित होती है। क्योंकि बच्चों 45 के गुणनखंड 5 और 9 हैं और 5 और 9 दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। दी गई संख्या 25,110 5 से भी विभाजित हो जाती है और 9 से भी विभाजित हो जाती है। 5 से विभाजित होने का कारण यह है क्योंकि इस संख्या में 25,110 में इकाई का अंक 0 है। 9 से विभाजित होने का कारण यह है क्योंकि 25,110 इस संख्या के अंकों का योग 2 धन 5 धन 1 धन 1 धन 0 ये आ जाता है 9। और बच्चों 9 से विभाज्य है, तो संख्या 25,110 9 से विभाज्य है। 25,110 5 से विभाज्य है और ये संख्या 9 से भी विभाज्य है और 5 और 9 दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो हम कह सकते हैं कि 25,110 45 से भी विभाज्य होगी, क्योंकि 45 के गुणनखंड 5 और 9 हैं जो कि दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। 25,110 5 से भी विभाजित है और 9 से भी विभाजित है। तो इस वजह से 25,210 5 गुणा 9 बराबर 45, 5 और 9 दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो 25,110 45 से
भी विभाज्य होगा। प्रश्न 11, संख्या 18 2 और 3 दोनों से विभाज्य है। यह 2 गुणा 3 बराबर 6 से भी विभाज्य है। इसी प्रकार एक संख्या 4 और 6 दोनों से विभाज्य है। क्या हम कह सकते हैं कि वह संख्या 4 गुणा 6 बराबर 24 से भी विभाज्य होगी? यदि नहीं तो अपने उत्तर की पुष्टि के लिए एक उदाहरण कीजिए। बच्चों, यहाँ पर कहा गया है संख्या 18 2 और 3 दोनों से विभाज्य है। तो 18 2 और 3 दोनों से विभाज्य है और 18 2 गुणा 3 बराबर 6 से भी विभाज्य है। ऐसा बच्चों इस वजह से है क्योंकि 2 और 3 दोनों यहाँ पर सह अभाज्य संख्याएं हैं। 2 और 3 दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। 2 गुणा 3 बराबर 6, तो संख्या जो कि 2 और 3 दोनों से विभाज्य है वो 6 से भी विभाज्य होगी। तो 18 2 से विभाज्य है, 18 3 से भी विभाज्य है, 18 6 से भी विभाज्य होगी। और यहाँ पर आगे कहा गया है कि एक संख्या 4 और 6 दोनों से विभाज्य है, यानी कोई संख्या है 4 से भी विभाज्य है और 6 से भी विभाज्य है। हम कह सकते हैं कि वह संख्या 4 गुणा 6 बराबर 24 से विभाज्य होगी, क्योंकि बच्चों 4 और 6 की अगर हम बात करें, 4 और 6 ये दोनों संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं नहीं हैं, क्योंकि 4 के गुणनखंड 1 2 और 4 होते हैं और 6 के गुणनखंड 1 2 3 और 6 होते हैं। यहाँ पर हम अगर 4 और 6 के सार गुणनखंड ज्ञात करें तो ये सार गुणनखंड आ जाते हैं 1 और 2। तो सार गुणनखंड 2 संख्याएं हैं, सार गुणनखंड यहाँ पर 1 नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये 4 और 6 सह अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। क्योंकि 4 और 6 सह अभाज्य संख्याएं नहीं है, तो 4 गुणा 6 बराबर 24। जो संख्या 4 और 6 दोनों से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 24 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि 4 और 6 सह अभाज्य संख्या नहीं है। उदाहरण के लिए संख्या 12, क्योंकि बच्चों संख्या 12 6 से विभाज्य है और संख्या 12 4 से भी विभाज्य है, लेकिन ये जो संख्या 12 है 4 गुणा 6 बराबर 24, 24 से विभाज्य नहीं है। अब इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न करेंगे। प्रश्न 12, मैं 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्या हूं, क्या आप मुझे ज्ञात कर सकते हैं? बच्चों, 4 भिन्न भिन्न अभाज्य संख्याएं और सबसे छोटी संख्याएं हूं ऐसा कहा गया है, तो यहां पर हम 4 सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं ये लिख लेते हैं। यह सबसे छोटी 4 अभाज्य संख्याएं होंगी 2 3 5 और 7, क्योंकि ये चारों अभाज्य संख्याएं हैं और इनका गुणनफल 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 ये आ जाता है 210। तो हम कह सकते हैं कि जो संख्या होगी, जो प्रश्न में पूछा गया है कि संख्या क्या है, ऐसी संख्या 210 होगी, क्योंकि बच्चों 210 2 से विभाज्य है, 210 3 से विभाज्य है, 210 5 से विभाज्य है और 210 7 से विभाज्य है। तो मैं 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली छोटी संख्या हूं, क्या आप मुझे ज्ञात कर सकते हैं? यह संख्या 210 होगी। 210 संख्या 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्या होगी, क्योंकि 210 के अभाज्य गुणनखंड 2 3 5 और 7 हैं। बच्चों, तिवारी एकेडमी देखने के लिए धन्यवाद।